हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस आज विद्या दृष्टि ट्यूटोरियल। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे होता है, क्या है मीनिंग इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ आज हम लोग जो है रिकॉइलिंग ऑफ गन का भी कॉन्सेप्ट जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उससे पहले थोड़ा सा एक बार हम जो है रिकैप कर लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है? टोटल मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या बॉडी के अंदर जो भी टोटल मोशन कंटेन्ड होता है, मतलब टोटल मोशन वो बॉडी कवर कर रही होती है। ठीक है, टोटल मोशन कर रही है बॉडी, तो उस टोटल मोशन को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसमें सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम बात करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है? यानी इट स्टेट्स दैट in an isolated system the total momentum of an atom in an isolated system। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें एक्ट ना कर रहा हो, कोई बाहर का फोर्स काम ना कर रहा हो। ठीक है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम। फिलहाल हम लोग मोमेंटम की बात करेंगे क्योंकि अभी हम लोग के कोर्स में लीनियर मोमेंटम ही है। टोटल मोमेंटम, ठीक है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। क्या होगा? टोटल मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझिए। सपोज करिए एक सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, या इसको हम आइसोलेटेड भी बना नहीं रहे, बस समझ लीजिए जो भी हम सिस्टम यहाँ पे ले रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए, दूसरा ऑब्जेक्ट बी। ए ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी स्पीड है u और इसकी स्पीड है, या ua ले लीजिए, और इसकी स्पीड है ub। इनिशियल स्पीड दोनों की आपको नोन है। उसके बाद से एक टाइम के बाद दोनों एक दूसरे से क्या हो गई? कोलाइड हो गए। ठीक है, अब कोलिजन अगर हुआ, दैट इज ए एंड बी, तो क्या होगा? ए बी पर जो फोर्स लगाएगा, फोर्स ड्यू टू ए ऑन बी, और बी ए पर जो फोर्स लगाएगा, फोर्स ड्यू टू बी ऑन ए। यानी कि दोनों पे जो फोर्स लग रहे होंगे एफ ए बी और एफ बी ए। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद से, एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते, ए की स्पीड फाइनल स्पीड हो गई वी ए, और जो बी की फाइनल स्पीड है इसकी हो गई वी बी। क्लियर? तो आपने क्या चीज़ देखा कि यानी कि ये जो सिस्टम था आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें तीन कंडीशंस हमने लिया है। कौन कौन सा? बिफोर कोलिजन, इसको हम क्या बोलेंगे? बिफोर कोलिजन। ठीक है, और इसी तरह से जो दूसरा सिस्टम होगा हमारा, मतलब दूसरा कंडीशन है,
ये हो गया आपका एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है। और तीसरा जो कंडीशन आपने देखा यानी कि आफ्टर कोलिजन का, कोलिजन के बाद जो इसकी क्या सिचुएशन आई, यानी कि आफ्टर कोलिजन। क्लियर। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे यानी कि फोर्स ऑन एट द टाइम ऑफ कोलिजन की अगर हम बात करेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी, मास ऑफ बी इनटू, या फिर सीधे कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ बी फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन टाइम, जो भी टाइम इंटरवल उसमें लगा है। उसी तरह से हम बात करेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी। सिंपली इसको लिख सकते हैं मास ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे क्या होता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ बी ए, ठीक है। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू माइनस टाइम फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्लियर। अब ये दोनों वैल्यूज जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस सिंप्लाइज एफ ए बी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, क्या जाएगा एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद टी टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एम ए वी ए प्लस एम ए यू ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम इधर ले जाएं या इसको उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, एम बी वी बी प्लस इसको इधर लाएंगे तो क्या जाएगा, एम ए वी ए इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। इससे क्या समझ में आया कि टोटल, यानी यहाँ बी क्या है, बी का टोटल फाइनल मोमेंटम और यहाँ पे ये ए का टोटल फाइनल मोमेंटम है, तो टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम यानी ए और बी का दोनों का कंबाइंड, यानी कि जो सिस्टम है तो उस सिस्टम में क्या है, दोनों है, तो इसलिए दोनों का जो टोटल मोमेंटम है, कंबाइंड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो क्या है, पूरे सिस्टम का जो कंबाइंड मोमेंटम है, ठीक है। ए और बी का फाइनल मोमेंटम और ए और बी का इनिशियल मोमेंटम दोनों क्या है यहाँ पे बराबर हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब फाइनल मोमेंटम और
इनिशियल मोमेंटम दोनों यहाँ पे क्या है, इक्वल हैं। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है अगर सिस्टम पे, ठीक है, तो जो सिस्टम का टोटल मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। यानी कि टोटल मोमेंटम सिस्टम का हमेशा कंजर्व रहेगा। जो इनिशियली टोटल मोमेंटम होगा वही बाद में भी टोटल मोमेंटम रहेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको इतनी चीज़ें बताता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ गन। क्या बोलेंगे, रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ गन। रिक्वायरिंग, COILING, रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ गन। ये देखो, ओके, तो यहाँ पे L सिंगल ही रहेगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए। रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ गन। ठीक, कभी देखा है आपने कि जब भी फायरिंग होती हुई आपने अगर देखा हो मूवी वगैरह, तो आप देखते ही होंगे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जब फायरिंग होती है, जो छोटी गन होती है, उससे जो फायर करने वाला पर्सन होता है दूसरे हाथ से, एक हाथ से फायर करता है, दूसरे हाथ से अपने दूसरे हाथ को, मतलब जिस हाथ में गन होती है उस हाथ को होल्ड करने की कोशिश करता है। ऐसे होल्ड किया रहता है, तब फायर करता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, या फिर अगर बड़ी गन होती है तो उस केस में वो ऐसे, यानी कि वो इसका सपोर्ट लेता है, इससे जो है जो भी गन है उसको ऐसे होल्ड करने की कोशिश करता है, या इधर से होल्ड करने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न होता है? तो होता क्या है कि जब गन से बुलेट फायर होती है तो बुलेट आगे की तरफ तो निकल जाती है, लेकिन जिस स्पीड से बुलेट आगे की तरफ जाती है, मतलब जितना मोमेंटम वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चेंज करती है, मतलब जितना एक्शन बुलेट पे लगता है गन बुलेट पे लगाती है, ठीक है, उतना ही बुलेट जो है गन पर भी रिएक्शन देती है। ठीक है, और उस रिएक्शन फोर्स की वजह से, यानी कि बुलेट के मोमेंटम चेंज हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो गन का मोमेंटम चेंज होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और उस बैकवर्ड डायरेक्शन में रिक्वायल होगी, यानी कि पीछे की तरफ मूव करेगी। तो अगर कोई पर्सन अगर इसको सपोर्ट ना दे तो क्या होगा, उसका हाथ साथ में चला जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, तो वो क्या करता है, होल्ड करने की कोशिश करता है, मतलब कि जो उसकी रिक्वायरिंग स्पीड बैक डायरेक्शन में है उतनी ही उस स्पीड को, उस फोर्स को निगलेक्ट करने का काम करता है ये दूसरा हाथ। ठीक है, अब दूसरी चीज़, वही काम हमारा शोल्डर का होता है, यानी कि शोल्डर के केस में भी क्या होता है कि शोल्डर उसको होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि मोमेंटम इसका जो है भाई उतना ही है, लेकिन हमने क्या किया, मास को बढ़ा दिया। मोमेंटम में तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो कंजर्व रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता। लेकिन अगर हमने क्या किया, इसके मास को इंक्रीज कर दिया, किसके, अपनी बॉडी का मास गन के साथ जोड़ दिया। इसको ऐसे कनेक्ट करने का मतलब, इससे अटैच किया, मतलब अपनी बॉडी के मास को क्या किया, गन के साथ अटैच कर दिया, और गन के साथ जैसे ही अटैच किया, ठीक है, तो मास तो बढ़ गया। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, और मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब मास को अगर आप बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा, तभी तो वो कांस्टेंट बना रहेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए मास को बढ़ा दिया, वेलोसिटी को में कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी बढ़ नहीं जाएगा, मतलब वो कांस्टेंट कहाँ रह जाएगा। तो कांस्टेंट रहना है, कंजर्व रहना है, तो कंजर्व रहने के लिए क्या किया, मास को बढ़ाया, तो वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि जो रिक्वायरिंग स्पीड है उसकी वो कम हो गई, और उस रिक्वायरिंग स्पीड के कम होने से फ़ायदा क्या हुआ कि जर्किंग, रिक्वायरिंग स्पीड कम हो गई, तो जो बुलेट जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिक्वायल ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा स्पीड से रिक्वायल नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से रिक्वायल होगी तो वो क्या करेगी, हमारे शोल्डर को भी लेकर के या हमारे हैंड को
लेकर के उड़ जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो चलिए इस पे देखते हैं कि उसकी स्पीड कितनी होती है, कैसे हम निकालते हैं, क्या रिलेशन होता है इस कॉइलिंग स्पीड के लिए। तो अगर हम एक अच्छा सा यहाँ पे एक गन बनाते हैं पहले, और इस गन के अंदर हमने डाल दिया बुलेट। गन का मास है कैपिटल M और इसके अंदर हमने एक बुलेट इंसर्ट कर दी। ठीक है, और इस बुलेट का जो मास है इसको स्मॉल m कह दिया। ठीक है, इनिशियली अगर हम देखें, इनिशियल स्पीड गन इक्वल टू 0, बुलेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो टोटल इनिशियल, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन सिस्टम क्या आ जाएगा, मास और बुलेट और यहाँ पे मास ऑफ गन। चूँकि दोनों की स्पीड क्या थी, सेम थी, यानी कि mu प्लस स्मॉल mu इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये दोनों 0 हैं, इसका मतलब u 0, तो टोटल क्या जाएगा 0। अब उसके बाद से जैसे ही फायर हुई, मतलब कि यहाँ पे बिफोर फायरिंग, अब फायर होने के बाद इसी गन का एक छोटा सा फिगर मैं बना रहा हूँ। बुलेट निकल चुकी है अब यहाँ से, इसका मास है, इसका मास कैपिटल है। ठीक है, बुलेट यहाँ से अब निकल चुकी है। इसकी जो स्पीड है दैट इज़ v स्मॉल v, और इसकी जो स्पीड है वो कैपिटल V। अब हमें नहीं मालूम है ये किस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये श्योर है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसको हम अननोन रखते हैं अभी, हालांकि अंडरस्टूड है पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन अभी हम लोग प्रूव भी करेंगे इसको। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन की स्पीड को हम क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ गन बुलेट सिस्टम, गन बुलेट सिस्टम का टोटल फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू वी प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल v, टोटल फाइनल मोमेंटम। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अकॉर्डिंग आप देखेंगे क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। इसका मतलब क्या आ जाएगा, m इंटू वी प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल v इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो m v
चूँकि हमें इसका स्पीड निकालना, एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी। इसका मतलब ये हुआ v इज इक्वल टू स्मॉल m स्मॉल v अपॉन कैपिटल M। ठीक है, दिस इज द रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ गन, दिस इज रिक्वायरिंग स्पीड ऑफ गन, ये गन की रिक्वायरिंग स्पीड होगी बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक निगेटिव साइन आ रहा है। निगेटिव साइन से क्या पता चल रहा है, निगेटिव साइन का बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही रोल है कि निगेटिव साइन आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रिक्वायरिंग स्पीड है गन की वो बुलेट की स्पीड, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बुलेट की स्पीड को अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं कि भाई इस वाले उसके डायरेक्शन को पॉजिटिव, यहाँ माइनस में आने का मतलब कि बुलेट की भाई ये तो इन दोनों का तो डायरेक्शन तो होगा ही, मास का तो कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ही एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन, तो जो बुलेट का डायरेक्शन होगा, बुलेट की स्पीड का जो डायरेक्शन होगा, बुलेट जिस डायरेक्शन में जाएगी जो गन है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिक्वायल होगी। यानी कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नोट में लिख लीजिए, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट रिक्वायरिंग स्पीड recoiling of gun will takes place in opposite direction of motion of bullet विच इज़ फायर्ड। यानी कि ये आफ्टर फायरिंग की कंडीशन आपको दिख रहा है, आफ्टर फायरिंग, और ये जो आपको दिख रहा है बिफोर फायरिंग। तो यहाँ पे बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग दोनों केस में हमने जो है स्पीड कैलकुलेट कर ली, स्पीड हमें मिल गई। ठीक है, तो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इसके बाद आपके इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।